एपिसोड की शुरुआत होती है अपसाइड डाउन के उस खौफनाक मंजर से जो हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी का एक बिगड़ा हुआ रूप है। डस्टिन हेंडरसन पूरी ताकत से सीढ़ियों यानी स्टेयरवेल पर भाग रहा है। उसकी सांसें फूली हुई हैं और वो अपने टूटे हुए रेडियो पर चीख चीख कर नैन्सी व्हीलर और जॉनथन बायर्स को वार्न करने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें चिल्लाता है कि वो शील्ड जनरेटर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। वो हाँफता हुआ स्टीव हैरिंगटन के पास से गुजरता है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। छत के ऊपर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। नैन्सी बिना परिणाम की परवाह किए उस अजीबोगरीब ऑब पर गोली चला देती है। जैसे ही गोली लगती है, वो ऑब बुरी तरह रिएक्ट करता है। उसमें से बिजली की तरह चिंगारियां फूटने लगती हैं और एक तेज शॉक वेव निकलती है। ये धमाका इतना जबरदस्त होता है कि नैन्सी और जॉनथन दोनों बेहोश होकर गिर जाते हैं। साथ ही डायमेंशन की दीवारें फटने लगती हैं और हर तरफ एक अजीब सा गू यानी चिपचिपा पदार्थ फैलने लगता है जो उन्हें घेर लेता है। जब स्टीव ये सब देखता है तो घबराकर पूछता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब डस्टिन, जो अभी मार्टिन ब्रेनर की डायरी पढ़कर आया है, एक खौफनाक सच्चाई बयान करता है। वो मानता है कि अपसाइड डाउन को लेकर उसकी पुरानी थ्योरी गलत थी। वो समझाता है कि वो शील्ड जनरेटर दरअसल एग्जॉटिक मैटर है जो इस डायमेंशन की दीवारों को थामे हुए है। इसके पीछे ना तो वेक्ना है और ना ही गायब हुए बच्चे, बल्कि वहाँ एक ब्लैक होल है जो पूरी इंसानी नस्ल को निगल सकता है। अपसाइड डाउन दरअसल एक वर्म होल है, दो दुनियाओं और वक्त के बीच का एक पुल यानी ब्रिज है, और अगर ये टूटा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी दौरान डायमेंशन के दूसरे छोर पर चर्च के पास जिम हॉपर 11 यानी एल और काली प्रसाद इस तबाही को अपनी आंखों से देखते हैं। वो शॉकवेव तेजी से दीवार से टकराती है। इसका असर इतना गहरा होता है कि स्टीव की BMW कार जो वहां फंसी हुई थी बुरी तरह हिलने लगती है और धीरे धीरे दूसरी तरफ खींचने लगती है। वहां पैदा हुआ ब्लैक होल हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। कब्रिस्तान, पेड़ पौधे, सब कुछ उसकी गुरुत्वाकर्षण की लपेट में आ रहा है। हॉपर, एल और काली अपनी जान बचाने के लिए एल की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को इस खिंचाव से बचा सकें और उड़ते हुए मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए गेट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वापस हॉकिंस की असली दुनिया में आते हैं। एरिका सिंक्लेयर और मरी बाउमन स्कॉट क्लार्क के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हैं। वो उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो एक टेलीमेट्री टैग बनाकर दें। स्कॉट क्लार्क के लिए ये वक्त बहुत शर्मिंदगी भरा होता है, क्योंकि वो शहर की लाइब्रेरियन मेरिसा के साथ एक पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे थे। पहले तो वो उन्हें डांट कर भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एरिका उन्हें बताती है कि उनका सबसे होनहार स्टूडेंट डस्टिन मुसीबत में है, तो स्कॉट का दिल पिघल जाता है और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैमाजॉट्स की दुनिया में जो हेनरी यानी वेक्ना की यादों का एक भूल भुलैया है, मैक्स मेफील्ड और हॉली व्हीलर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो रेचल केव्स यानी गुफाओं की तरफ दौड़ते हैं ताकि वहां छुप सकें। हेनरी, जो अब जख्मी है, गुफा के अंदर नहीं आ सकता। वो बाहर से ही हॉली को फुसलाने की कोशिश करता है। वो झूठ बोलता है कि मैक्स ने हॉली से झूठ बोला है ताकि हॉली बाहर आ जाए। लेकिन हॉली अब समझदार हो चुकी है। वो हेनरी की चाल को पहचान लेती है और उसे एक घिनौना राक्षस कहती है। इस पर हेनरी अपना मिस्टर वॉटसिट का नकाब उतार फेंकता है और अपनी असलियत दिखाता है। वो धमकी देता है कि अब उसके पास मैक्स को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैक्स बीच में बोल पड़ती है और उसका मजाक उड़ाती है कि वो गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। हेनरी गुस्से में कहता है कि उसके पास उन तक पहुंचने के और भी रास्ते हैं और वहां से चला जाता है। 6 नवंबर की सुबह हो चुकी है। WSQAK रेडियो स्टेशन पर जॉयस बायर्स अपने बेटे विल बायर्स की देखभाल कर रही है। पिछली रात विल ने वेक्ना के खिलाफ अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वो गिर गया था। उसके दोस्त माइक, लूकस और रॉबिन सोच में डूबे हुए हैं कि विल अब तक हाइव माइंड से अलग क्यों नहीं हुआ, जबकि उसने डेमोगॉर्गन की लाश से माइंड फ्लायर के पार्टिकल्स को निकाल दिया था। रॉबिन रिकॉर्ड प्लेयर और विजुअल्स का यूज करके समझाती है कि विल, मैक्स और हॉली तीनों के दिमाग अपसाइड डाउन के अलग अलग हिस्सों में कैद हैं। इसका मतलब ये है कि तीनों का बेहोश होना जरूरी है। रॉबिन ये कंक्लूजन निकालती है कि मैक्स कभी कोमा में नहीं थी, बल्कि वेक्ना ने उसे एक ट्रांस यानी सम्मोहन में रखा हुआ था। अगर मैक्स और हॉली वहां से भाग निकले तो मैक्स अपनी बॉडी में वापस आ जाएगी, जो हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में है, और वो बता पाएगी कि हॉली कहाँ है।
प्लान बनता है। माइक लूकस और रॉबिन को हॉस्पिटल भेजता है मैक्स को बचाने के लिए, जबकि वो माइक और जॉयस विल का ख्याल रखेंगे। विल के दिमाग के अंदर वो अपसाइड डाउन के हॉकिंस पब्लिक लाइब्रेरी में जागता है, वही जगह जहां उसे 4 साल पहले ले जाया गया था। वेक्ना वहां प्रकट होता है और विल को वाइन्स से जकड़ लेता है। वेक्ना खुलासा करता है कि 1984 में विल के दिमाग में टनल्स का जाल उसने ही बिछाया था, क्योंकि विल उसके लिए एक परफेक्ट जासूस था। वेक्ना कहता है कि भले ही मैक्स ने हॉली को बचा लिया हो, लेकिन उसके पास अभी भी बाकी बच्चे हैं अपना विजन पूरा करने के लिए। वो कहता है कि उसे विल की आखिरी बार जरूरत है। वेक्ना अपना बायां हाथ उठाता है और अपनी शक्तियां इस्तेमाल करता है, जिससे विल दर्द से चीखने लगता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। रेचल केव्स के अंदर हॉली हेनरी के टेलीस्कोप से बाहर नजर रखती है, लेकिन मैक्स उसे वापस खींच लेती है। मैक्स को लगता है कि पिछली रात 11 ने वेक्ना को पजेस किया था और अब उन्हें बस 11 का इंतजार करना चाहिए। हॉली सवाल करती है कि आखिर हेनरी इन गुफाओं में आने से इतना डरता क्यों है। मैक्स सोचती है कि क्योंकि वो सब हेनरी की ट्रॉमेटिक यादों में है, तो शायद ये गुफा भी कोई बुरी याद होगी, पर यहाँ कुछ भी डरावना नहीं लग रहा। हॉली दूर रेगिस्तान की तरफ देखती है और उसे लगता है कि असली राज वहाँ दफन है। मैक्स मना करती है, लेकिन हॉली टेलीस्कोप के ढक्कन पर बने निशान को गुफा की शेप से मैच करती है। उसे यकीन हो जाता है कि रेगिस्तान में कुछ ऐसा गिरा था जो उन्हें अगले सुराग तक ले जाएगा। तभी अचानक हॉली के नीचे की जमीन धंस जाती है। मैक्स फौरन लपक कर उसे पकड़ लेती है। नीचे एक खुफिया रास्ता और सीढ़ी लैडर दिखाई देती है। दोनों लड़कियां नीचे उतरती हैं और खून के निशान का पीछा करती हैं। वहां उन्हें एक जख्मी साइंटिस्ट मिलता है, जिसके पास एक ब्रीफ केस है। साइंटिस्ट उन पर बंदूक तान देता है, ये सोचकर कि वो दुश्मन है। तभी वहां एक छोटा लड़का जो बॉय स्काउट की यूनिफॉर्म में है, यानी यंग हेनरी क्रियल, आता है और साइंटिस्ट की मदद करने की कोशिश करता है। साइंटिस्ट को लगता है हेनरी कोई जासूस है, इसलिए वो हेनरी के बाएं हाथ पर गोली चला देता है। हेनरी गुस्से में साइंटिस्ट से बंदूक छीन लेता है। मैक्स और हॉली दहशत में देखते हैं कि कैसे हेनरी एक पत्थर उठाकर साइंटिस्ट का सर कुचल देता है। मैक्स हॉली को वहां से खींच कर ले जाती है। आगे रास्ता पत्थरों से बंद मिलता है। मैक्स उसे तोड़ने की कोशिश करती है। पीछे हॉली देखती है कि हेनरी उस साइंटिस्ट का ब्रीफकेस खोलता है और उसमें से माइंड फ्लायर के पार्टिकल्स निकलकर हवा में फैलने लगते हैं। ये वही पल था जब हेनरी को वो शक्ति मिली थी। मैक्स पत्थरों को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और दूसरी तरफ से केट बुश का गाना सुनाई देता है। वो दोनों उस रास्ते से निकलकर माइंडस्केप में पहुंच जाते हैं। रेडियो स्टेशन पर जॉयस और माइक का सामना हॉपर, एल और काली से होता है, जो एक चुराई हुई हर्स यानी शव वाहन में वहां पहुंचते हैं। अंदर जाकर एल डीजे बूथ में बैठती है ताकि वो वॉइड के जरिए विल को ढूंढ सके। नीचे हॉपर माइक को बताता है कि अपसाइड डाउन की दीवार टूट रही है और इसका कनेक्शन हॉली और मैक्स से है। काली वहां आती है और बताती है कि एल को मुश्किल हो रही है, जिससे हॉपर और काली के बीच बहस शुरू हो जाती है। हॉपर वो बात बोल देता है जो काली ने एल से कही थी कि वेक्ना को मारने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। काली पलटवार करती है कि हॉपर ने एल से झूठ बोला था कि वो सुसाइड मिशन पर जा रहा है। काली का मानना है कि वेक्ना की मौत बेकार है, क्योंकि सरकार एल के पीछे हमेशा पड़ी रहेगी। तभी लाइट्स झपझपाने लगती हैं। सब ऊपर भागते हैं और देखते हैं कि एल विल को ढूंढ नहीं पा रही है और वो फ्रस्ट्रेटेड है। हॉपर सजेस्ट करता है कि उन्हें कैबिन पर बने डेप्रिवेशन टैंक यानी नमक के पानी के टैंक का यूज करना चाहिए। कैबिन पहुंचकर हॉपर बेडरूम में जॉयस को दिलासा देता है, जो विल को खतरे में डालने के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। हॉपर समझाता है कि माँ बाप होने के नाते वो गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत कभी बुरी नहीं होती। लिविंग रूम में माइक एल से काली की बात के बारे में पूछता है। एल बताती है कि डॉक्टर के फिर से बच्चों पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर रही थी। एल बताती है कि वो फिटकल डोमेली आरसीए पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी ताकि बच्चों को नई शक्तियां मिल सकें, और वो एल की मदद चाहती थी कि वो बाकी बच्चों को सामने लाए। एल माइक को समझाती है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, उसका हैप्पी एंडिंग नामुमकिन है, क्योंकि लोग हमेशा उसका शिकार करेंगे। माइक हार नहीं मानता। वो कहता है कि वो लोग मिलकर अपनी कहानी का अंत बदल सकते हैं। बाथटब में जाने के बाद एल फाइनली विल को वॉइड में ढूंढ लेती है और वाइन्स को हटाकर उसे आजाद करती है। विल होश में आता है और बताता है कि वेक्ना ने उसका इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया है कि मैक्स हॉस्पिटल में कहाँ है। वेक्ना अब मैक्स को मारने आ रहा है। अपसाइड डाउन में डस्टिन और स्टीव अभी भी फंसे हुए हैं। वो सोचते हैं कि वो एग्जॉटिक मैटर कोलैप्स क्यों नहीं हुआ। स्टीव ऊपर जाना चाहता है ताकि नैन्सी और जॉनथन को ढूंढ सके। वो देखते हैं कि वो ऑब अभी भी एक्टिव है।
गू की वजह से रास्ता टूट चुका है और बीच में एक बड़ा गड्ढा है। उन्हें एक स्टोरेज क्लोजेट में सीढ़ी मिलती है। स्टीव उसे लगाकर पार करने की कोशिश करता है। डस्टिन वो ये देखकर एडी म्यूसिन की याद आ जाती है, जिसने अपनी जान दी थी। डस्टिन रो पड़ता है और स्टीव से भीख मांगता है कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन तभी वो सीढ़ी गड्ढे में गिर जाती है। एक ऑफिस में नैन्सी और जॉनथन होश में आते हैं। छत पिघल चुकी है और कमरे में गू भरता जा रहा है। दरवाजा जाम हो चुका है। नैन्सी कुर्सी की टांग तोड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन इससे गू और तेजी से अंदर आने लगता है। दोनों टेबल पर चढ़ जाते हैं। मौत को सामने देखकर दोनों एक दूसरे से सच बोलने का फैसला करते हैं। जॉनथन मान लेता है कि उसने कभी एमर्सन कॉलेज के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। नैन्सी मानती है कि उसने जॉनथन से दूर रहने के लिए बहाने बनाए थे। दोनों समझते हैं कि उनका शेयर्ड ट्रॉमा उन्हें थका चुका है। नैन्सी कहती है कि स्टीव अच्छा है, पर उनके सपने अलग हैं। आखिर में जॉनथन एक जॉन कोलट्रेन के कैसेट में छुपी हुई एंगेजमेंट रिंग निकालता है और नैन्सी को दिखाता है। वो उसे अनप्रपोज करता है, यानी पूछता है कि क्या वो उससे शादी नहीं करेगी। नैन्सी रोते हुए हाँ कहती है। दोनों अपने रोमांटिक रिश्ते को खत्म करके दोस्ती को गले लगाते हैं। जॉनथन रिंग फेंक देता है। अचानक गू जम जाता है और पिघलना बंद हो जाता है। वो दोनों बच जाते हैं और खुशी मनाते हैं। हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में लूकस और रॉबिन पहुंचते हैं। रॉबिन को विकी डन पकड़ लेती है, जो गुस्से में है क्योंकि रॉबिन पर ड्रग्स चुराने का इल्जाम है। लूकस मैक्स के कमरे में जाता है और केट बुश का गाना रनिंग अप दैट हिल बजाता है। मैक्स की बॉडी हिलने लगती है। रॉबिन विकी को समझाने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी लाइट्स छपछपाती हैं और एक डेमी डॉग वहां आ जाता है। वो गार्ड्स को मार देता है। रॉबिन और विकी भागते हैं और लूकस को इंटरकॉम पर वार्न करते हैं। उसी वक्त घायल कैरन व्हीलर, नैन्सी और माइक की मां शोर सुनकर जागती हैं। वो अपनी आईवी ट्यूब्स निकाल देती हैं और ऑक्सीजन टैंक्स का एक झुंड देखती हैं। लूकस मैक्स को गोद में उठाकर भागता है और रास्ते में एक डेमीडॉग को लात मारता है। सब बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम में मिलते हैं। बाहर डेमीडॉग्स दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विकी रॉबिन से माफ़ी मांगती है और रॉबिन उससे प्रॉमिस करती है कि सब ठीक होने पर वो डेट पर जाएंगे। लूकस कहता है मैक्स वापस आने वाली है। डेमीडॉग्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन तभी ड्रायर के अंदर एक ऑक्सीजन टैंक फटता है। ये कैरन व्हीलर का काम था। धमाके में मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं और कैरन उन्हें बचा लेती है। आखिर में माइंडस्केप में मैक्स को एक पोर्टल दिखता है, जिसमें वो खुद को लूकस की बाहों में देख सकती है। वो हॉली से कहती है कि उसे अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। मैक्स हॉली को समझाती है कि वो कायर नहीं है, उसने हेनरी को ना कहकर बहादुरी दिखाई है। तभी एक दूसरा पोर्टल खुलता है जो हॉली के लिए है। मैक्स हॉली को गले लगाती है और वादा करती है कि वो उसे बचा लेगी। दोनों अलग अलग पोर्टल्स में कूद जाते हैं, मैक्स अपनी दुनिया में लौटने के लिए और हॉली अपने अनजान सफ़र पर। और यहीं एपिसोड एंड होती है।